आज हमने मेटाबॉलिज्म के पोर्शन को आगे फर्दर डिस्कस करना है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पायरोवेट तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पायरोवेट क्या होता है। पायरोवेट ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हमारा हो चुका है। ऐसे ही है ना बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस हम सारा का सारा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स क्या होता है। देखें, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स का जो बेसिकली जो मतलब होता है बच्चों, वो कुछ यूं है। आगे का इंशाल्लाह जैसा कि आप लोगों को पहले बहुत सारी चीजें अगर क्लियर होंगी तो ये जो और इजी है, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स क्या है। बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास बंदा हम देखते हैं, उस बंदे के अंदर हमने क्या देखा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज से कितने पायरोवेट बनते थे जी बताइए आप। हमारे ग्लूकोज से कितने पायरोवेट बनते होते थे बच्चों? हाँ जी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपके कितने पायरोवेट बनते थे? दो पायरोवेट बनते होते थे। और आपकी जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस था उसके अंदर जो नेट आपकी एटीपी की जो प्रोडक्शन होती थी वो कितनी थी? नेट एटीपी के मालिक्यूल की कितनी प्रोडक्शन होती थी ये बताइएगा। आपने कहा दो एटीपी के मालिक्यूल जो होते हैं उसकी प्रोडक्शन होती थी। अब आपने ये कहना है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ दो मालिक्यूल जो एटीपी के हैं वो उसकी एक तरह की प्रोडक्शन हुई है पायरोवेट तक। अब हमने क्या काम करना है कि हमने पायरोवेट से आगे मूव करना है। अब जब आप पायरोवेट से आगे मूव करते हो तो सबसे पहला जो आपका सब्सटेंस बनता होता है बच्चों वो होता है एसिटाइल कोए। कौन सा होता है? एक तरह का एसिटाइल कोए। तो अभी हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या था। आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे अगर एक ग्लूकोज का मालिक्यूल था, ग्लूकोज का मालिक्यूल था, इस ग्लूकोज के मालिक्यूल के अंदर इस तरह एक रिएक्शन चलता है जिसको आप ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन कहते होते हो। इसके एंड के ऊपर पायरोवेट एक इधर बन जाता है बच्चों, एक आपका जो पायरोवेट होता है वो दूसरी तरफ बन जाता है। बात करने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर दो तरह के पायरोवेट बनते हैं। अब ये क्या यहीं तक रहता है? ऐसा नहीं होता। ये आपका आगे फर्दर मूव करता है। और ये कहाँ पे मूव करता है? आपने ये कहना है कि ये आपका आगे जिसके अंदर तब्दील होता है वो होता है आपका एसिटाइल कोही। बच्चों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को विटामिन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो कि विटामिन बी 1 जो होता है, वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि विटामिन बी 1 आपके पायरोवेट को एसिटाइल को एक अंदर तब्दील करवाने के अंदर एज अ पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसको स्टिमुलेट करता है। याद है आप लोगों को? विटामिन बी 1 का मैंने ये बताया था कि ये आपका डाइट के अंदर पाया जाता है और ये क्या करता होता है, ये पायरोवेट को एसिटाइल को एक अंदर तब्दील करता है विद द हेल्प ऑफ पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसके अलावा मैंने आप लोगों से और फर्दर चीजें भी विटामिन बी 1 में डिस्कस की थी कि विटामिन बी 1 जो होता है ये आपका ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के अंदर पाया जाता है। विटामिन बी 1 जो होता है ये आपने कहना होता है कि ये आपका एक तरह का ब्रांच चेन कीटो एसिड जो होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। विटामिन बी 1 जो होता है ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होते हैं उनके अंदर भी हेल्प करता है। मतलब ये चार तरह के रिएक्शंस मैंने बताए थे कि इनके अंदर विटामिन बी 1 हेल्प करता है। तो उनके अंदर एक क्या था, उनके अंदर जो एक आता था वो आता था आपका विटामिन बी 1, मतलब जो पायरोवेट को एसिटाइल को के अंदर तब्दील करता है। अब बाकी के अगर किसी को रिएक्शन याद नहीं है तो वो बस इतना याद कर ले कि ये जो पायरोवेट होता है ये एसिटाइल को के अंदर तब्दील होता है। और यहाँ पे आपने ये कहना होता है कि जैसे ही पायरोवेट आपके एसिटाइल को के अंदर तब्दील होगा तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो उसका नाम क्या होता है। आपने कहना है कि यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, पीडीएच। क्या होता है? एक तरह का पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को चलाने के लिए कुछ को फैक्टर की जरूरत होती है। इन को फैक्टर्स के अंदर एक जो को फैक्टर होता है उसका नाम होता है विटामिन बी 1। ठीक है, अगर आपको याद हो। दूसरा जो आपका को फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं विटामिन बी 2। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर विटामिन बी 3 आता है। जैसा कि मैंने कहा था कि विटामिन बी 3 आपका कहीं भी अगर आपका डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा तो आपने सोचना है कि यहाँ पे विटामिन बी 3 हो सकता है। यासर बच्चे कौन सा रिपीट करना मुझे बता दो। यासर बच्चे कौन सा रिपीट करना मुझे बता दो। मैं ये कह रहा हूँ कि पायरोवेट आवाज को आ इसी रही है? कट आ रही है भाई।
आपने ये कहना है, अब देखो आवाज आ रही है, ओके जी आवाज आ रही है भाईजान। आपने ये कहना होता है कि पायरोवेट जो होता है वो किसके अंदर तब्दील होता है, आपका एसीटाइल कोए के अंदर तब्दील होता है। अब जब ये पायरोवेट आपका एसीटाइल कोए के अंदर तब्दील होता है तो ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो कि पायरोवेट को एसीटाइल कोए के अंदर तब्दील करवाता है, आपने कहना उस एंजाइम का नाम होता है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है। और यहाँ पे जो को फैक्टर होते हैं उनका नाम क्या है, आपने कहना है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, और इसके साथ साथ आपने कहना है विटामिन, आपने कहना है कि आपका 5, और उसके बाद आपने कहना है कि यहाँ पर और चीजें भी होती हैं, वो कौन सी जो इसको एज अ को फैक्टर के तौर पर काम करवा रही होती हैं, जो इसको हेल्प करती हैं, वो कौन सी, आपने कहना है कि यहाँ पे पाया जाता है आपका लिपोइक एसिड। क्या होता है, एक तरह का लिपोइक एसिड, क्या होता है, एक तरह का लिपोइक एसिड, ये आपका काम करता होता है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, जो विटामिन B2 होता था या विटामिन B1 था, विटामिन B1 का जो एक्टिव नाम होता था आप उसको क्या कहते होते थे, मुझे ये बताइएगा। विटामिन B1 का जो एक्टिव नाम होता था वो क्या होता था, एक तो होता था थायामीन, जो उसका एक्टिव नाम होता था उसको आप पढ़ते होते थे थायामीन पायरोफास्फेट, TPP, ये एक तरह का थायामीन पायरोफास्फेट कहते थे। विटामिन B2 का क्या नाम होता था, इससे क्या बनता था बच्चों, अगर आपको याद हो मैंने ये कहा था कि विटामिन बी से आपके दो मॉलिक्यूल बनते होते हैं, विटामिन B2 आपका दो मॉलिक्यूल को कैरी करता होता है और उसका नाम होता है FAD। ठीक है बच्चों, FMN और FAD। तीसरे नंबर पे आपने ये कहना है कि विटामिन B3 से क्या बनता था, तो मैंने कहा था कि इससे तीन मॉलिक्यूल कैरी करते हैं जिससे बनता था NAD। क्या बनता है, एक तरह का ये NAD होते हैं। ओके। और इसके साथ साथ आपने कहना है कि जो विटामिन B5 था वहां पे क्या आता था, आपने कहना विटामिन B5 के साथ आता था को ए, क्या आता है बच्चों, एक तरह का को ए आता है। और ये आपके सारे के सारे को फैक्टर्स आपके एक तरह के विटामिन पायरोवेट को एसिटाइल को एक अंदर तब्दील कर देते हैं। तो बात करने का जो मकसद है वो क्या है, अगर किसी बच्चे को कभी भी कंफ्यूजन है तो आपने बच्चों सिंपल अल्फाज के अंदर कुछ यूं समझना है कि आप लोगों का यहाँ पे पायरोवेट होता है, ये एक पायरोवेट नहीं होता बल्कि दो पायरोवेट होते हैं। एक इधर पायरोवेट होता है बच्चों, एक आपका दूसरी तरफ पायरोवेट होता है। ये पायरोवेट आपका एसीटाइल कोए के अंदर तब्दील होता है, किसके अंदर तब्दील होता है, एसीटाइल कोए के अंदर तब्दील होता है। ये पायरोवेट आपका एसीटाइल कोए के अंदर तब्दील होता है। यहाँ पर जो आपका एंजाइम होता है वो पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब आपने कहना है कि जो एज अ को फैक्टर के तौर पर काम करते हैं, यहाँ पर दो चीजें मैं लिख सकता हूँ, विटामिन B1 भी लिख सकता हूँ, विटामिन B2 भी लिख सकता हूँ, विटामिन B3 भी लिख सकता हूँ, विटामिन B5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। और इसके साथ साथ आपने कहना है कि लिपोइक एसिड भी लिख सकता हूँ। ये आपने याद रट्टा लगाना, ये याद करना, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं बेहतर क्या बताऊंगी। इसके बाद आपने ये कहना है कि अगर आपने लिखना है था विटामिन B1, तो विटामिन B1 की जगह पे मैं एक और नाम भी लिख सकता हूँ जिसको मैं कहता हूँ TPP। क्या कहता है, एक तरह का TPP, जिसको मैं कहता हूँ थायामीन पायरोफास्फेट। आपने कहना है कि अगर B2 है तो B2 आपका राइबोफ्लेविन विटामिन होता है, जिसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि इस बंदे की बॉडी के अंदर क्या होता है, FAD। ठीक है। आपने कहना है कि अगर विटामिन B3 है तो इसकी जगह पे मैं NAD लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बनाते हैं बच्चों, ये मैं विटामिन फुल डिटेल के अंदर ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस वजह से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आप, चौथे नंबर पे आपने कहना है कि विटामिन B4 नहीं होता। अब मैं कह दूं हाँ जी जनाब आप रट्टा लगा लो विटामिन B1 से लेके B5 तक, ओ भाई विटामिन B4 होता ही नहीं है। ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो विटामिन B5 भी डाल दें फिर B4 भी डाल देंगे कि सर विटामिन B4 भी। ठीक है। तो अब ये क्यों नहीं होता, आप मुझसे ये ना कहना सर ये विटामिन B4 क्यों नहीं होता, तो भाई ये जिसने बायोकेमिस्ट्री याद की है ना तो उससे पूछो कि विटामिन B4 क्यों नहीं होता। ठीक है, अच्छा सवाल है लेकिन मुझसे आपने पूछना है, उसको कहीं से ढूंढो कि हाँ जी जनाब उसने विटामिन B4 क्यों नहीं लिखा। तो उसके बाद वो बच्चों है ना हम इसके ऊपर काम करते हैं। अब देखें उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि लिपोइक एसिड हो गया, NAD हो गया। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि आपका B5 की वजह की जगह पे आप क्या लगा सकते हो, कोई लगा सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे लिपोइक एसिड होगा, ये जनाब आपका सारे का सारा काम करता है। आवाज का इशू आ रहा है, हेलो 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 बच्चों, हेलो, क्लियर है, ओके ओके ओके। अच्छा जी, तो यहाँ तक अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये सारे के सारे विटामिन करते क्या हैं और ये काम और इनका सारे का सारा हिसाब क्या होता है। नेक्स्ट अब हम फर्दर एक चीज दो चीजों को और डिस्कस करते हैं बच्चों, जैसा कि ये एसिटाइल कोई बना, ये एसिटाइल कोई बना। अब आपने कहना है मुझे, ये आपने एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है बच्चों, जब मैं कहता था कि यहाँ पे क्या आएगा, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो इससे जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, इससे जो बनेगी वो चीज क्या बनेगी,
आपने कहना है कि इससे भी जो चीज बनती है वो NADH बनेगा, डिहाइड्रोजिनेज आ गया ना, तो क्या बनेगी एक तरह का, आपने कहना होता है डिहाइड्रोजिनेज आ गया। तो आपने ये बात बच्चों अपने जहन के अंदर रखनी है कि जो एज इससे चीज बनती है, जो निकलती है, तो आपने कहना वो भी NADH बनता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कितने NADH बने, एक बने या दो बने, शाबाश ये बताइएगा। यहाँ पे आपके NADH एक बने या दो बने, मुझे ये बताइएगा। आपने कहना है कि यहाँ पे आपके दो NADH बनते हैं। देखो बच्चों, एक NADH जो होता है उसके मालिक्यूल जो होते हैं वो आपको 2.5 ATP देते हैं। कितनी ATP से बनती है? 2.5 ATP बनती होती है, ठीक है। 2.5 ATP बनती है एक NADH से। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो NADH बने हैं, तो यहाँ पे जो आपकी पायरोवेट से जब पायरोवेट एसिटाइल कोई के अंदर तब्दील होगा तो टोटल कितनी ATP बननी चाहिए? शाबाश। तो आपने कहना है कि 5 ATP के मालिक्यूल बनने चाहिए। अब देखिए, पूरा ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस था वो कितनी ATP बनाता था? यहाँ पर बड़ा गौर करने वाली बात है। पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस था वो कितने ATP बनाता था? वो बनाता था बच्चों, जो आपके नेट ATP दो बनाता था, नेट ATP, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो फॉरेन ATP बनती है वो कितनी बनती है? वो बनती है 5 ATP। तो जब तक आप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर से आप एसिटाइल कोए के अंदर आते हो और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस तक एसिटाइल कोए तक आप कितने ATP के मालिक्यूल बना चुके होते हो? आप कितने ATP के मालिक्यूल बना चुके होते हैं, मुझे ये बताइएगा बच्चों। तो आपने ये कहना होता है कि हम जो ATP के मालिक्यूल बना चुके होते हैं वो जनाब आपके कितने होते हैं? आपके 7 ATP के मालिक्यूल, ठीक है। दो ऊपर और 5 नीचे से कितने हो गए? 7 आपके टोटल हो गए। ये आपने अपने जहन के अंदर बात रखनी है। अब देखें बच्चों, फर्दर जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या है। आपने कहना होता है कि हम जिस बात को देखेंगे वो ये होता है कि यही जो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स बनता होता है ना बच्चों, सेम ऐसे का ऐसा ही रिएक्शन, ये पूरा पायरोवेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स आप इसको कहते हो, क्योंकि ये एक चीज नहीं है, मल्टीपल को फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं जो यहाँ पे आकर हेल्प करते हैं। ये आपका TCS साइकिल के अंदर भी आता है। कहाँ आता है? एक तरह का TCS साइकिल के अंदर भी आता है। और ये कहाँ पे आता है? आपने कहना है बच्चों, TCS साइकिल की ये जगह है, यहाँ पे ये लिखा अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ठीक है। जब हम अल्फा कीटोग्लूट्रेट को सुक्सिनाइल कोए के अंदर तब्दील करते हैं तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। बात करने का मतलब ये है, वो ये बुक के अंदर लिखना चाह रहा है कि जो आपका पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो ये कहता है कि ऐसा ही हम एक तरह का रिएक्शन देखते होते हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस जगह पे, जो कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट को सुक्सिनाइल कोए के अंदर तब्दील करता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स वाला जैसा सेम टू सेम जो मैकेनिज्म है वो आप कहाँ देखते हो, ये एग्जाम के अंदर आता है, तो आपने कहना है कि ये TCA साइकिल के अंदर अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट को सुक्सिनाइल कोए के अंदर तब्दील किया जाता है तो तब हम देखते हैं। क्लियर है? तो आपने कहना है कि जब हम अल्फा कीटोग्लूट्रेट को सुक्सिनाइल कोए के अंदर तब्दील करते हैं तो ये उस वक्त देखा जाता है, और इसको आपने याद करना है बच्चों। अब फॉर एग्जांपल बच्चों, इनमें से कोई भी अगर मालिक्यूल आपकी मतलब को फैक्टर आपकी बॉडी में नहीं है, जैसा कि थायामीन नहीं है, जैसा कि लिपोइक एसिड नहीं है, या को एंजाइम ए नहीं है, या FAD नहीं है, या NAD नहीं है, तो क्या आपके पायरोवेट से एसिटाइल कोई बनेगा? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, क्या पायरोवेट से आपका एसिटाइल कोई बनेगा बच्चों? तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, पायरोवेट से एसिटाइल कोई नहीं बनता होता। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि जब पायरोवेट से एसिटाइल कोई नहीं बनता होता है, कि क्या बंदे की बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई एनर्जी बनेगी बच्चों? क्या बंदे की बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरह कोई एनर्जी रहेगी? आपने कहना ATP नहीं है तो एनर्जी सही तरह नहीं होती। अब इस बात को थोड़ा सा आगे फर्दर बच्चों याद कीजिएगा कि आगे क्या है। अब आप लोगों ने एक तरह का, क्योंकि इस बंदे के अंदर एनर्जी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम ये सारे का सारा देख रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात बच्चों जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी होती है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपने ये कहना है कि आर्सेनिक जो होता है, क्या होता है? एक तरह का आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है वो ये काम करता होता है कि वो आपका लिपोइक एसिड को इनहिबिट कर देता है। जब आपका आर्सेनिक आपके लिपोइक एसिड को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, मुझे अब आप लोगों ने ये बताना है कि उस बंदे के अंदर क्या आपका पायरोवेट से एसिटाइल कोई बनेगा? अब आप लोग खुद बहुत अच्छे तरीके से ये जानते होंगे कि पायरोवेट से एसिटाइल कोई नहीं बनेगा। जब पायरोवेट से एसिटाइल कोई नहीं बनता तो कभी भी अगर एग्जामिनर एग्जाम के अंदर बच्चों इस तरह क्वेश्चन पूछे कि अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ वॉमिटिंग डायरिया garlic breath smell and upon ECG the QT interval is prolonged, QT interval is prolonged,
व्हाट इज योर डायग्नोस? तो आपने कहना है कि इसके अंदर पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम सही तरह काम नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर आपने कहना है कि आपका जो को फैक्टर होता है लिपोइक एसिड वो इनहिबिट हो जाता है, और इस बंदे के अंदर जिसकी पॉइजनिंग हुई है उसका नाम होता है आर्सेनिक की पॉइजनिंग। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस तक बात की समझ नहीं आई वो फिर भी बात पूछ सकता है, शाबाश एनवन जी। तो आपने कहना है कि अगर किसी बंदे के अंदर आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है तो आर्सेनिक की पॉइजनिंग की वजह से पायरोवेट एसिटाइल के अंदर तब्दील नहीं होगा, क्योंकि पायरोवेट जिसको ये इनहिबिट करता है उसका नाम लिपोइक एसिड होता है। जब लिपोइक एसिड ही नहीं होगा तो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही नहीं काम करेगा, जिसकी वजह से पायरोवेट एसिटाइल के अंदर तब्दील ही नहीं होगा। तो जो पेशेंट बच्चों हमारे पास आएगा उसके अंदर वोमिटिंग भी देखेंगे, डायरिया भी देखेंगे, उसके बाद हम गार्लिक ब्रेथ स्मेल भी देखेंगे। इसके अलावा आप उसके अंदर क्या देखते हो कि हार्ट के अंदर जो क्यूटी इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। क्यूटी इंटरवल, अब जिन बच्चों की बेसिक है बिल्कुल, जिनको इतना क्लिनिकल नहीं आता, वो अभी बस इतना ही समझे कि उसके अंदर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, क्योंकि अगर हम उसकी बहस के अंदर गए तो उसके लिए आपको ईसीजी और इन सारी चीजों का पता होना जरूरी है। वो इंशाल्लाह हम फुल डिटेल के अंदर ईसीजी के अंदर फुल डिटेल के अंदर वो डिस्कस करेंगे। ठीक होगा बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा कि क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा, एक तरह का प्रोलॉन्ग उसके अंदर हम देखते होते हैं, सिंपल। अब देखें बच्चों, जो यहाँ पे आप लोगों ने बातें डिस्कस की वो भी एक तरह का हम देखते हैं कि क्या है। उसके बाद आपको इस बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ये जो साइकिल है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक साइकिल बताता हूँ, देखो बच्चों, ये देखें बच्चों, मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल जो आपका ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ये आपका पूरे का पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ऐसे ही है। ये किसका प्रोसेस है? आपका ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। और ये किसका प्रोसेस है? ये आपका टीसीए साइकिल का प्रोसेस है। तो पायरोवेट और टीसीए साइकिल के दरमियान में जो चीज है वो क्या है? शाबाश, ये बताइए बच्चों। यहाँ पे ये पायरोवेट है और यहाँ पे ये टीसीए साइकिल है, इनके दरमियान में जो चीज है वो क्या है? ये क्या है? ये आपका एसिटाइल को है। तो आप ये कह सकते हो कि ये पायरोवेट और उसके बाद जो टीसीए साइकिल होता है उसको आपस में कनेक्ट करता है। भाई पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज आपस में कनेक्ट कर रहा है ना, एक ही चीज है तो भाई दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है ना। दो घरों के दरमियान में एक दीवार है तो दीवार आपस में जोड़ के रखी हुई है, तो आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो आपने कहना होता है कि ये क्या काम करता है, एक तरह का पूरे का पूरा कनेक्ट कर रहा होता है। अब देखें, अब हम फर्दर कुछ आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। अगर आप अपनी बुक के अंदर देखो बच्चों, तो बुक के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं और हम उसको एक बार पढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे बच्चों क्या चीज लिखी हुई है, ताकि फिर आप लोग ये ना कहो सर जी तुम उत्तो नहीं पढ़ाया, क्योंकि कुछ उत्तो पढ़ने वाले भी बड़े होंगे ने। देखें जी, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कॉम्प्लेक्स लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल क्या होता है? एक तरह का माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो होते हैं वो जनाब आपका किसके साथ? ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल के दरमियान में कनेक्शन करते हैं। तो बच्चों यही बात हमने की। उसके बाद आपने कहना है डिफरेंशियली रेगुलेट इन फेड स्टेट एक्टिव, फास्टिंग स्टेट इनएक्टिव। अब इसका मतलब क्या है? ओ भाई उसने ये बात की है कि जब आप फेड स्टेट के अंदर होता है तो तब ये एक्टिव होता है। जब आप एक तरह का, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जब आप फास्टिंग स्टेट के अंदर होते हैं तो तब ये एक्टिव नहीं होता। क्यों? आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बच्चों देखो, जब आप फेड स्टेट के अंदर होते हो तो आप रोटी खाते हो, आपने खाना खाया हुआ होता है, तो उस खाने को आपने कम करना है। तो जस्ट इमेजिन करें अगर आपने अभी जो है वो 2-3 ब्रेड खाई है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है? ग्लूकोज है। ये आपका ग्लूकोज है बच्चों, किसके अंदर तब्दील हुआ? आपका पायरोवेट के अंदर तब्दील हुआ। उसके बाद आपको पता है कि भाई पीछे से ग्लूकोज काफी मकदार के अंदर पड़ी हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? आपका एसिटाइल को आ गया, ठीक है। फैट स्टेट के अंदर ये इनफ है, तो इस वजह से ये क्या होगा? यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो स्टिमुलेट होगा। अब देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने सुबह 8 बजे खाना खाया था, अब शाम के 4 हो गए हैं और उसने खाना नहीं खाया, तो उस बंदे की बॉडी के अंदर ग्लूकोज होगी बच्चों? उस बंदे की बॉडी के अंदर क्या ग्लूकोज होगी? तो आपको पता है कि उस बंदे की बॉडी के अंदर जो होगी वो इतनी ग्लूकोज नहीं होगी। जब उस बंदे की बॉडी के अंदर ग्लूकोज इतनी नहीं होगी तो वो अब आपका जो पायरोवेट से एसिटाइलको के अंदर जो साइकिल चल रहा होगा क्या वो स्टिमुलेट करेगा? वो उसको स्टिमुलेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो उसको ही स्टिमुलेट करता रहा तो इसके नतीजे में आप बंदे की बॉडी के अंदर एक चीज देखोगे और वो क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। मतलब ग्लूकोज बहुत ज्यादा यूज होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है। बल्कि जिस वक्त हमारी बॉडी के अंदर एक तरह का हम फास्टिंग स्टेज के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि ग्लूकोज कम होती है, तो उस वक्त आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि उस वक्त ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर बच्चों आप लोगों से ये पूछा जाए कि ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस क्या है, तो आपने कहना है कि ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये पायरोवेट बल्कि इधर नहीं तब्दील होगा, पायरोवेट इधर से वापस जाएगा,
ठीक हो गया। अब ये जो पायरोवेट इधर से वापस जाएगा तो इसके अंदर आपने क्या कहना है कि पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसको इनहिबिट करेगा, क्योंकि आप पायरोवेट ग्लूकोज न्यू बनाने में हेल्प करेगा। वो भाई समझ आ गई है कि नहीं आई, मुझे ये पहले बताएं यहाँ तक। तो आपने क्या कहना है कि पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कब आपका एक्टिव होता है? आपने कहना है कि पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर उस वक्त एक्टिव होता है जब आप फैट स्टेट के अंदर होते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ग्लूकोज बहुत ज्यादा है और उस वक्त अगर आपका एक्टिव भी है तो ग्लूकोज कम हो जाएगी, तो इतना कुछ होने नहीं लगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप फास्टिंग स्टेज के अंदर हैं तो उसके अंदर आपने कहना है कि ग्लूकोज आपका पायरोवेट जो होता है वो आगे नहीं बनता, बल्कि वो उसी से आपका ग्लूकोज बनना शुरू हो जाती है पायरोवेट से। तो इस वजह से आपने ये लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेगुलेटिंग फैट स्टेट, मतलब ये फैट स्टेट के अंदर एक्टिव होता है, फास्टिंग स्टेट के अंदर इनएक्टिव स्टेट के अंदर चला जाता है। ठीक होगा बच्चों? उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक बात जो अपने जहन के अंदर रखनी है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें बनती होती हैं। यहाँ पर एक तो उन्होंने लिखा है कि कंटेन 3 एंजाइम एंड 5 कोफैक्टर। ठीक है। आपने कहना होता है कि लेकिन आपने जो सही एंजाइम याद करना वो बच्चों सिर्फ एक ही है, वो है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। क्योंकि हमारा फुल बायोकेमिस्ट्री तो हमने बनना नहीं है, हमने एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर कोई यूएसएमएलई के अंदर अपीयर हो रहा है या फिर एक तरह का एनआरई के अंदर अपीयर हो रहा है तो हमने वो काम की बातें याद रखनी है, बाकी हमें कोई और बात याद करने का फायदा कोई नहीं है। यहाँ पे विटामिन B1 है, लिपोइक एसिड है, विटामिन B5 है, B2 है, B3 है। ठीक हो गया बच्चों? इसको एक्टिवेट कौन करता होता है? आपने कहना होता है कि जो इसको एक्टिवेट करता है। अब आप खुद सोचें, अगर बच्चों आप ये देखेंगे कि इससे एक चीज बनती होती है, वो चीज क्या बनती है? आपने कहना है ये तो पॉइंट ओके, ये मुश्किल सर। अच्छा जी, अब देखें कि एक तरह का यहाँ पे एक्टिवेटेड बाय क्या लिखा हुआ है। मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्यों, क्योंकि ये एग्जामिनर बहुत ज्यादा इसको पूछता है और मोर देन 90% को ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता कि यहाँ पर हमने आंसर क्या देना है। मुझे ये बताएं कि जब आपका पायरोवेट ये जो होता है, ठीक है, पायरोवेट आपका किसके अंदर तब्दील होता है? एसिटाइल कोए के अंदर तब्दील होता है। यहाँ पे जो चीज बनती थी वो क्या बनती थी बच्चों? शाबाश। यहाँ पे जो चीज बनती थी वो क्या बनती होती थी? जो मैंने कहा था कि इसका प्रोडक्ट, वेरी गुड मरियम, शाबाश। आपने कहना है कि यहाँ पर जो चीज बनती थी वो NADH मेनली होता था। क्या होता था? एक तरह का NADH मेनली होता था। ठीक हो गया बच्चों? अब देखें ये NADH जो होता था ये बनता होता था। आपने एक बात कुछ अपने जहन के अंदर ऐसी रखनी है कि NAD जो होता है वो किससे में तब्दील होता है? NAD प्लस आपके NADH के अंदर तब्दील होता है। किसके अंदर? NADH के अंदर तब्दील होता है। अब आप खुद बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर ऑलरेडी NADH बहुत ज्यादा है, अगर ऑलरेडी किसी बंदे के अंदर NADH बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो क्या ये साइकिल चलेगा? मुझे ये बताएं, अगर किसी के अंदर NADH बहुत ज्यादा है तो क्या पायरोवेट से एसिटाइल कोई के अंदर तब्दील होगा बच्चों? नहीं होगा ना। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इस साइकिल को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत का होना जरूरी है? इस साइकिल को चलाने के लिए NAD प्लस का आपके NADH से ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसका? NAD प्लस का आपका NADH से बहुत ज्यादा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि NAD प्लस आपका NADH के अंदर तब्दील होता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर NADH ऑलरेडी बहुत ज्यादा बन चुका है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा बन चुका है NADH, तो आपका NAD प्लस इसके अंदर तब्दील नहीं होगा। अब हम कोई ऐसा बंदा देखते हैं कि जिन बंदों के अंदर NAD प्लस NADH के अंदर बहुत ज्यादा तब्दील होने लग पड़ता है, तो वो बंदे बच्चों कौन से होते हैं? किसी को पता है कैसे पर्सन कौन से होते हैं जिसके अंदर NAD प्लस NADH के अंदर बहुत ज्यादा तब्दील होने लग पड़ता है? कोई ऐसा बच्चा जिसको पता हो? हाँ जी, शाबाश। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये पता हो कि NAD प्लस एक ऐसे बंदे होते हैं जिनके अंदर NADH बहुत ज्यादा बनाना शुरू कर देता है। तो जब जिसके NAD प्लस आपका NADH बहुत ज्यादा बनाना शुरू कर देता है तो क्या आपके पायरोवेट एसिटाइल के अंदर तब्दील होगा? आपने कहना नहीं। तो बच्चों आपने कहना है कि अल्कोहलिक पर्सन है, अगर कोई बंदा अल्कोहल बहुत ज्यादा हैवी वे के अंदर अब्यूज करता है तो पायरोवेट एसिटाइल के अंदर तब्दील नहीं होता, क्योंकि NADH वो बहुत ज्यादा बना रहा होता है। आगे इंशाल्लाह हम एक तरह का अल्कोहल की पॉइजनिंग के बारे में भी देखेंगे कि अल्कोहल ओवरडोज की वजह से क्या होता है, ये सारा कुछ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्टिविटी बाय हाई NAD प्लस NADH रेशो। बात की समझ आ गई है? एडीपी, एडीपी का मतलब क्या है? ओ भाई, अब भाई आपको एनर्जी चाहिए, इससे क्या बनता है? पायरोवेट से एसिटाइल को जब चेंज करते हो तो ATP बनती है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ATP इतनी नहीं होती, हाई कैल्शियम, तो ये भी आपका स्टिमुलेट करता होता है। आगे देखो बच्चों के आगे मैंने क्या पढ़ाया था? द कम्प्लेक्स इज सिमिलर टू द अल्फा कीटोग्लूटाइड डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स, सेम एज सेम कोफैक्टर, सिमिलर सबस्ट्रेट एंड एक्शन व्हिच कन्वर्ट अल्फा कीटोरेटेड टू सुक्सिनल को इन TCA साइकिल। मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं, मैं इनके ऊपर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। आगे चले बच्चे, क्या होता है
कि अगर किसी बंदे के अंदर आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है तो क्या होगा। आर्सेनिक इनहिबिट लिपोइक एसिड, ठीक है, ये लिपोइक एसिड को इनहिबिट करता होता है। उसके बाद उसने कहना है कि इसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी वो कैसे होंगी, ये उसने वैसे एग्जांपल दी हुई, इमेजिन अ वंपायर, पिगमेंट्री स्किन चेंजेस, स्किन कैंसर। लेकिन आपने किसके ऊपर मेनली फोकस करना है बच्चों, आपने कह देना है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट आपके पास आता है जिसके अंदर स्किन चेंजेस है, जिसके अंदर वॉमिटिंग है, डायरिया है, उसके बाद जनाब उसके अंदर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग है और गार्लिक ब्रेथ है, तो आप क्या क्या हुआ, तो आपने कहना है इसके अंदर आर्सेनिक की पॉइजनिंग है, इसके अंदर आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहा। ये आपने याद करना है। शाबाश, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। हाँ जी बच्चों, एनीवन, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं जी। आगे यार देखो, बायोकेमिस्ट्री बहुत मजे का सब्जेक्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको मतलब के रट्टा ना लगाओ, अगर आप कंसेप्ट से याद करो ना तो आपको इजी याद करना आता है इसको। रट्टा आपका लगता है, ये नहीं मैं कहता कि रट्टा नहीं लगता, जहाँ पे रिएक्शन है वहां पे रट्टा तो लगेगा। लेकिन एक बंदा कहना कि यार ये इतना ही मुश्किल है, मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो याद नहीं होगा, तो वो वाला सीन नहीं है। अगर आप एक्टिवली सुनो तो आपको उसके बाद ये आपने देखना कि आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, अब देखें बच्चों, हाँ जी, समझ के थोड़ा सा किस तरह ये हो रहा है उसको सारे को करो, बहुत इजी है ये, इतना मुश्किल नहीं है। वो आपके सामने अभी मैं भी इसी तरह ही करवा रहा हूँ। अब देखें बच्चों कि आगे का कैसे है। आगे अब आप लोगों ने एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल पायरोवेट के बारे में हमने ये सारे का सारा डिस्कस किया। अब देखें कि पायरोवेट जो होती है ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका इस किस किस के अंदर तब्दील हो सकती है। पायरोवेट के अंदर सिर्फ एक पायरोवेट के अंदर सब्सटेंस नहीं बनता। पायरोवेट सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोई के अंदर तब्दील नहीं होती, ये बात अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। पायरोवेट इसके अलावा और भी बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर तब्दील हो सकती है। किसके अंदर, वो अभी मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। सबसे पहले आपको पता चला कि पायरोवेट जो होती है वो एसिटाइल को एक अंदर तब्दील होती है विद द हेल्प विच एंजाइम, जल्दी बताएं बच्चों, विद द हेल्प ऑफ पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, विद द हेल्प विच कोफैक्टर, आपने कहना विटामिन B1 B2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद लिपोइक एसिड, ठीक है। इसकी मदद से पायरोवेट एसिटाइल के अंदर तब्दील हो गई। ये एक तो रिएक्शन बच्चों आपका ये होता है। दूसरा, अगर किसी बंदे के अंदर पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सही तरह काम ना कर रहा हो, उस बंदे की बॉडी के अंदर एक सही तरह एंजाइम काम कर ही नहीं रहा, तो उस वक्त क्या होगा कि यही जो पायरोवेट होगी बच्चों, ये आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का किसी और स्टेज के अंदर तब्दील होता है। या फिर आप ये देखो, एक बंदा ऐसा है कि जो बंदा फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बताना है कि एक बंदा ऐसा है जो फास्टिंग स्टेट के अंदर है, तो क्या फास्टिंग स्टेट के अंदर आपका पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्टिव होगा? फास्टिंग स्टेज के अंदर आपका पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्टिव होगा? तो आपको पता है कि फास्टिंग स्टेज के अंदर तो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्टिव नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि यही जो पायरोवेट होता है उसने क्या बनानी होती है, ग्लूकोज बनानी होती है। क्या बनानी होती है, एक तरह के बच्चों ग्लूकोज बनानी होती है, जिसको ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस हम कहते होते हैं। तो ये पायरोवेट आपके एक और सब्सटेंस के अंदर तब्दील होता है जिसको हम कहते होते हैं ऑक्सालो एसीटेट। क्या कहते हैं, एक तरह का ऑक्सालो एसीटेट कहते होते हैं। देखो बच्चों, आपको विटामिन पहले करवाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि अगर आपको विटामिन अच्छे तरीके से आ जाएंगे तो आपके लिए रिएक्शंस को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी बंदे की बॉडी के अंदर, अगर आप ये देखें, किसी भी बंदे की बॉडी के अंदर पायरोवेट आपका ऑक्सालो एसीटेट के अंदर तब्दील हो रहा है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पायरोवेट के अंदर आपकी कार्बन कितनी होती हैं। हाँ जी, पायरोवेट के अंदर आपकी कितनी कार्बन होती हैं बच्चों? तो आपने ये कहना है कि पायरोवेट के अंदर आपकी 3 कार्बन होती हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका ऑक्सालो एसीटेट के अंदर बच्चों कितनी कार्बन होती हैं? पायरोवेट के ऑक्सालो एसीटेट के अंदर आपकी 4 कार्बन होती हैं। और वहां पे जहां पे जनाब आपका एक कार्बन ऐड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, वहां पे आपका कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, जिसको हम कहते होते हैं पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। क्या कहते हैं, एक तरह का पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो बच्चों मुझे अब नेक्स्ट आप लोगों ने एक बात बतानी है कि पायरोवेट कार्बोक्सिलेज जहां पे एंजाइम होता है वहां पे विटामिन कौन सा होगा? शाबाश, वेरी गुड अली बाबर बच्चे। तो आपने कहना है कि विटामिन B7 जो होता है वो आपके पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की यहाँ पे मदद कर रहा होता है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है, आपने कहना है कि अगर किसी भी जगह पे कार्बन बढ़ रही है ना, सिंपल याद करें, अगर किसी रिएक्शन के अंदर कार्बन ऐड हो रही है ना, अगर किसी जगह पे 2 कार्बन है और आगे रिएक्शन के अंदर 3 कार्बन आ चुकी हैं, आंखें बंद करके आपने कहना है कि वहां पे पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम आ गया है। अगर किसी जगह पे डीहाइड्रोजिनेज आ चुका है ना बच्चों, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, अगर डीहाइड्रोजिनेज है तो आपने कहना वहां पे NADH ज्यादा आएगा, FAD कम आएगा। आता है FAD, बहुत रेयर आता है,
ठीक है। तो उसके बाद अब आप खुद सोचें कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये बात को डिस्कस करें कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, और भी रिएक्शन मुझे बता सकते हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा था बच्चों, आप लोगों ने एक सब्सटेंस पढ़ा होता है प्रोपियोनाइल कोए, जो किसके अंदर तब्दील होता है, मेलोनाइल कोए के अंदर तब्दील होता है। और प्रोपियोनाइल कोए को मेलोनाइल कोए के अंदर जो एंजाइम तब्दील करता था वो भी, प्रोपियोनाइल कोए बच्चों दो कार्बन होती हैं, मेलोनाइल कोए बच्चे तीन कार्बन होती हैं। वहां पे आपका विटामिन बी 7 होता है, और यहाँ पे आपने क्या कहना होता है, आपने कहना होता है कि यहाँ पर आपका होता है प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक हो गया। तो देखें इसी तरह आपका हुआ कि एक कार्बन ऐड हुई, कार्बोक्सिलेज एंजाइम आ गया, विटामिन बी 7 आ गया। तो रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल इस तरह। ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि हाँ जी यहाँ पे क्या होगा कि एक तरह का, आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एक तरह की ये जो है, आपने कहना है कि जब एक कार्बन ऐड हो रही होगी तो वहां पे जो एंजाइम आपने लगाना, कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगाना है, विटामिन क्या लगाना है, बी 7 लगाना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या कहा कि ये पायरोवेट किसके अंदर तब्दील हो सकती है बच्चों, यही पायरोवेट आपने ये कहना होता है कि ये आपका एक तरह का ऑक्सालो एसीटेट के अंदर तब्दील हो सकती है। जब ये ऑक्सालो एसीटेट के अंदर तब्दील हुई तो यहाँ पे आपने कहना है कि जो एंजाइम है उसका नाम पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। आपने कहना है कि यहाँ पे आपका विटामिन जो है वो बी 7 है, पायरोवेट आपकी 3 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने कहना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। और भाई कार्बन आई ना अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर गई। ठीक हो गया। तो आपने कहना यहाँ पे इस वजह से 4 कार्बन होगी। ठीक है, इस तरह याद रखना है। अच्छा जी, और ये ऑक्सालो एसीटेट बच्चों पता है क्या काम करता होता है, ये ऑक्सालो एसीटेट आपका एक तरह का ग्लूकोनियोजेंसिस का फर्स्ट रिएक्शन होता है। आपने ये कहना है पहला ग्लूकोनियोजेंसिस का जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सालो एसीटेट होता है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे फर्दर कंटिन्यू करें कि आगे क्या होता है बच्चों। यही जो पायरोवेट होता है ये आपका एक तरह का, आपका किसके अंदर तब्दील हो सकता है, आपने कहना है कि जब आपकी एटीपी नहीं बन रही होती, जब आपका एसिटाइल कोई नहीं बन रहा होता। सर लास्ट स्टेप क्या बताया आपने बच्चे, लास्ट स्टेप किसकी बात कर रही हैं मुझे ये बताएं। मैंने ये बताया कि देखें पायरोवेट जो है क्या एक तरह का, देखें यहाँ पे पायरोवेट है। ठीक है बच्चे, पायरोवेट किसके अंदर तब्दील होता है, आप सबको पता है कि पायरोवेट आपका तब्दील होता है ऑक्सालो एसीटेट के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। तो अगला आप क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई सर जी ये कार्बन एक आती कहाँ से, हमें ये तो बताए ना। चलो ठीक है, हमने ये मान लिया कि यहाँ पे जो कार्बन ऐड हुई वहां फिर आपका पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, ये भी हमने मान लिया। सर जी हमने ये भी मान लिया कि यहाँ पे जो को फैक्टर होता है उसका नाम विटामिन बी 7 है। लेकिन सर जी हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पे 3 कार्बन से 4 कार्बन कैसे हो रही है, हमें ये बताएं कोई लॉजिक के साथ। तो बच्चों आपने कहना होता है क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आता है, तो ये जो एक कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है। अब समझ आ गई बच्चों। आगे आप आ जाओ, आगे क्या सीन है। आगे आपने कहना है कि जब फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर जो पायरोवेट होता है, ठीक है, आपने कहना है कि एसिटाइल कोई के अंदर तब्दील नहीं हो रहा होता, तो यही जो पायरोवेट होता है वो, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये आपका ऑक्सालो एसीटेट के अंदर तब्दील होता है, और ऑक्सालो एसीटेट